एमसीक्यू में से आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हो? चलो देखते हैं। द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय, किसने दी थी ये टर्म मार्केट मायोपिया वाली मार्केटिंग के अंदर? ऑप्शन नंबर बी, थियोडर लेविट ने ये टर्म दी थी। इसका क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर की डिमांड को ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया जाता, प्रोडक्ट बेस्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 132, कंपनीज एक्ट 2013 में विच कौन सा क्लोज जो है एमओए में नहीं दिया गया? नेम क्लोज, नोवेशन क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, कौन सा नहीं दिया गया? नोवेशन नाम का कोई क्लोज होता ही नहीं है, नेम क्लोज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लोज उसमें दिया गया, कैपिटल क्लोज उसमें दिया गया है, सब दिया गया, नोवेशन क्लोज कोई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्स की फुल फॉर्म पहले पता होनी चाहिए। बिहेवियरली एक्होर्ड रेटिंग स्केल्स को किस नाम से जाना जाता है? क्या चीज़ है ये? क्या आंसर दोगे इसका? मेजरमेंट स्केल है, एक्सपेक्टेशन स्केल है, मार्जिन स्केल है या परफॉर्मेंस स्केल है? देखो ऑप्शन नंबर डी परफॉर्मेंस स्केल है, या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को स्केल करता है। जैसे तुम्हारी ये रिलायंस वगैरह पे तुम जो रेटिंग देते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो तो रेटिंग देते हो ना, 5 स्टार 4 स्टार, ऐसी परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज़ की रेट दिया जाता है। 5 मतलब कस्टमर्स को पूरा ध्यान दे रहे हैं, 1 जैसे कि बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, इस तरीके से रेटिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज़ असिस्टेंस प्रोग्राम आर कौन सा प्रोग्राम है? ये ईएपी। एम्प्लॉयज़ टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बी में जो है एम्प्लॉयज़ टू ओवरकम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज़ टू ओवरकम सेफ्टी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, या हेल्प द एम्प्लॉयज़ ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज़ को हेल्प करता है, ऑफर्ड बाय सब्सिडरी कंपनीज़ जो है प्रोग्राम ऑफर्ड करती है। क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल ये प्रोग्राम ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज़ टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजीज दी गई हैं ना, उनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है जो हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी को कौन सी स्ट्रेटजी नाम दिया गया है? सुपर वैल्यू, ओवर चार्जिंग, फॉल्स इकोनॉमी, रिप ऑफ स्ट्रेटजी। ऑप्शन नंबर डी, अगर प्राइस हाई है और क्वालिटी प्रोडक्ट की बिल्कुल लो है तो उसको रिप ऑफ स्ट्रेटजी नाम दिया गया है। ऐसी कौन सी रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो बराबर हो जाता है, या ये कहो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 को इक्वल करती है? ऐसी कौन सी रेट है कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को बराबर कर दे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थबलिग्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर थबलिग्स? किसने दिया था ये? मैयर ने दिया था, फ्योल ने दिया था। पहला ऑप्शन गिलबर्थ देखते ही आना चाहिए कि गिलबर्थ का क्लासिफिकेशन है 7 बेसिक हैंड मोशंस वाला। इसमें क्या कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसीज को कैसे इंक्रीज़ किया जाए और कम से कम एफर्ट लगा उनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ की जाए, हैंड मोशंस बताए गए हैं इसमें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। टीम डेवलपमेंट के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? कैसे याद करोगे? फिर इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी। इसके तो पहले से ही फॉर्मिंग से बनती है। फर्स्ट स्टेज से क्लियर किस में है? सी में है, फॉर्मिंग से बनती है। सबसे पहले फॉर्म करना पड़ेगा, तो FSNPA सी के अंदर ये फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग, फिर एडजर्निंग। सेबी कब बना था? क्या आंसर दोगे इसका? ऑप्शन नंबर बी, 13 जैन 1992 में। जेनरिक वैल्यू चेन में कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती हैं? क्या आंसर दोगे? प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, सर्विसेज, सब आती हैं, लेकिन प्राइस नहीं आता। प्राइस एक स्ट्रेटजी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेथड है जिसमें जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, आपके सामने सेब रखे गए हैं, सेब में से बराबर खराब निकलने की या अच्छे सेब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, ये इस तरीके से समझो कि इक्वल चांस क्या है सिलेक्शन के। ये बच्चा भी फर्स्ट आ सकता है, ये बच्चा भी फर्स्ट आ सकता है, क्लास में से बच्चा। इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन किस में होता है? कुछ भी हो सकता है, इक्वल चांस है सबका, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। जजमेंटल में जजमेंट का ही होता है।
जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ किसके हैं? जॉब ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, जॉब एनालिसिस के, जॉब रोटेशन के, किसके हैं? जॉब एनालिसिस में आते हैं ये, ऑप्शन नंबर सी। डिस्क्रिप्शन, जॉब की डिस्क्रिप्शन भी इसमें आती है कि टीचर की पोस्ट वैकेंट है तो यहाँ पे जॉब वैकेंट है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन में इसके लिए इस स्किल की ज़रूरत है, इसके लिए पीजी की ज़रूरत है, एचटेट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन। ये किसके पार्ट है? जॉब एनालिसिस के पार्ट है। कौन सा प्रोविज़न हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के लिए काम करता है, उनकी हेल्थ के लिए काम करता है? क्या आंसर दोगे इसका? कौन सा एक्ट काम करता है? ऑप्शन नंबर बी, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट। ये देखो, टेक्निकल जार्गन इन कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज्ड एज। कम्युनिकेशन के अंदर टेक्निकल जार्गन का क्या मतलब है? टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही हैं? क्या बोलोगे इनको? ऑप्शन नंबर बी, सिमेंटिक बैरियर। टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जैसे टेक्निकल वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेडागोजी, साइकोलॉजी, मैथोलॉजी, इनको वही समझ सकते हैं जिन्होंने इनको पढ़ा हुआ है। ये क्या है? टेक्निकल वर्ड्स हैं। हर कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता ना इन वर्ड्स से रिलेटेड, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 146, इफ़ ए डिविडेंड ऑफ 40% इज डिक्लेयर्ड ऑन ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू, मतलब शेयर की फेस वैल्यू 10 है और उसके ऊपर 40% का डिविडेंड है और उसका मार्केट प्राइस 50 है, तो रिटर्न क्या होगी? क्या आंसर दोगे? 10 सेकेंड आपके पास, फटाफट कैलकुलेट करो। देखो, फेस वैल्यू है 10 का 40% डिविडेंड यानी 4 रुपीज़ डिविडेंड हो गया। और ये जो डिविडेंड कितने पे रिटर्न मिल रहा है? जब मार्केट प्राइस 50 है तो आप उस पर 4 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका क्या निकाल लोगे? परसेंटेज कितना आ जाएगा? 8%। पहले 40% 10 रुपीज़ का निकाला, 4 रुपीज़, ये 4 के अपॉन में 50 करके परसेंटेज निकाली 8%। What will be the Curl Pearson coefficient of correlation between x and y as below given below? x और y नीचे दिए गए हैं, इसमें कोफिशिएंट कितना होगा? क्या कोरिलेशन होगा? देखो, x वाली वैल्यूज़ जो है सेम वैल्यू से बढ़ रही हैं। एक बार आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ। देखो, x की वैल्यू हर एक 10 से इंक्रीज़ हो रही है और इधर जो है y सेम प्रपोर्शन में क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। जब एक वेरिएबल सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज़ होता है और दूसरे वाला वेरिएबल सेम प्रपोर्शन से डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और जब दोनों एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं सेम प्रपोर्शन से तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब कोई रिलेशन ही नहीं होगा, कोई इधर पैर मार रहा है उधर पैर मार रहा है, तो जीरो कोफिशिएंट, कोई कोरिलेशन नहीं होगा उसके बीच में। NST पार्टनर्स हैं 5:3:2 के। सुरेश रिटायर हो रहा है और उसके शेयर को नवीन ले रहा है 2:1 की रेशो में। वट विल बी द न्यू प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो ऑफ नवीन एंड तरुण? बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। जितनी बार भी एचटेट हुआ है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, हिडन गुडविल के क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशो भी नहीं छोड़ के जानी और इसके एक्ट भी नहीं छोड़ के जाने। और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताना, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कराऊंगी। मनी मार्केट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता? कमर्शियल पेपर, परफॉर्मेंस शेयर, कॉल मनी, प्रेफरेंस शेयर। देखो, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, लेकिन ये कैपिटल मार्केट में आता है प्रेफरेंस शेयर। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज क्या होगा? एक ये ऑप्शन है सी और डी और ये वाले ऑप्शन है 2, इन्हीं में से 2 में से आंसर बताओ क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम से जितनी ज़्यादा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। हमारी एक्चुअल सेल्स ज़्यादा कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी आंसर दिया है। इस तरीके की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर